हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के कल जो टॉपिक चल रहा था अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अपने कल देखा था कि उसकी मोशन कैसी हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है। क्यों हो रही थी? क्योंकि इक्वेशन बनी थी x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ओवर में ओमेगा का स्क्वायर। यही बन रहा था, जो कि किस तरीके की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर की, यानी कि किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। अगर ऐसी इक्वेशन आ रही है तो यहाँ पे ओरिजिन 0,0 है, ऐसी इक्वेशन में ओरिजिन क्या है, एक्स नोट वाई नोट। तो इससे पता चल रहा था कि अगर परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कैसा हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, वहां तक वो कल टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसमें अगर हम देखें कि अगर चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कितनी, एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कैसे होगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम एनर्जी ऑफ पार्टिकल। उसी में चल रहा है तो उसी में एक सब हेडिंग बना देना कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब देखो, एनर्जी निकालने के लिए हम एक नया अलग तरीके से करेंगे। हम हाफ एम वी स्क्वायर यूज ना करके फोर्स को यूज करेंगे। फोर्स क्या है, देखो Q इंटू वी क्रॉस बी। अब देखो, मैंने बोला कि परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाने से साइन आएगा और साइन 90 क्या होता है, 1। तो देखो यहाँ पे F क्या आ जाएगा, QVB। ठीक है, BZ था वो देख लो, चाहे BZ लिख दो, वो आपकी मर्जी है, ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, या फिर एक बार इसको पढ़ा रहने दो। हम निकाल क्या रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, तो एक बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व नहीं करते, इसको अलग तरीके से करते हैं। देखो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, MA होता है फोर्स, तो एक ही जगह मैंने लिख दिया dV ओवर में dt इक्वल्स टू क्या चल रहा है, QV क्रॉस B। वेक्टर्स जो है वो लगा देंगे, तो मेरे पास देखो dV ओवर में dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, M की मैं डिवाइड में भेज रही हूँ MS के V क्रॉस B। ठीक है, ये V है, ये न्यू मत समझना। तो देखो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को दोनों साइड V का डॉट प्रोडक्ट कराती हूँ। अगर मैं V का डॉट प्रोडक्ट करा रही हूँ दोनों साइड, तो देखो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, V डॉट dV ओवर में dt। मैंने दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, QM मैं बाहर ले देती हूँ। ठीक है, तो डॉट V क्रॉस B यही बन रहा है। V का डॉट प्रोडक्ट करवा रही हूँ V क्रॉस B से, इसी के साथ करवाएंगे। ये तो एक टाइप से स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर ले दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक फॉर्मूला होता है A डॉट A क्रॉस B, जो है वो होता है 0। आप चाहो तो इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला से ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, V डॉट dV ओवर में dt भी 0 होगा, यही होगा। मैं क्या करती हूँ, देखो एक चीज पता है कि अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हो, चलो जिसकी मर्जी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो इसका स्क्वायर करने पे, इसका डिफरेंशिएशन करने पे पहले पावर का करते हैं, 2 आगे आ जाती है, 2 माइनस 1 1 है, डॉट एक्स, फिर डॉट dx, चलो टाइम के रिस्पेक्ट ही कर देते हैं, तो dx ओवर में dt, यही इंटीग्रेशन बनेगा। इतना तो नॉर्मल है, ये तो पता ही होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसकी फॉर्म में बनाने के लिए क्या करती हूँ, देखो मैं क्या करती हूँ, इस वाली चीज को इस तरीके से लिख सकती हूँ, इस वाली इक्वेशन को ये लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैंने क्या कर दिया, V डॉट dV ओवर में dt इक्वल्स टू 0 को मैंने लिख दिया हाफ d ओवर में dt V डॉट V। अगर V डॉट V है, यानी कि इनके बीच में V दोनों सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, और cos 0 क्या होता है, 1। डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो V इंटू V cos थीटा बनेगा, cos 0 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर।
अगर v स्क्वायर बनता है तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ d ओवर में dt हाफ v स्क्वायर। तो मैं इस v का अगर इस वाली चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो हाफ मेरे पास पड़ा है, इसका करूँगी तो 2v डॉट dv ओवर में dt बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बना क्या मेरे पास v डॉट dv ओवर में dt। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशन जो इक्विवेलेंट है। तो मैंने इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया। इसको मैं एक और चीज़ लिख सकती हूँ, हाफ d ओवर में dt इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, d ओवर में dt हाफ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक और चीज़ कर सकते हैं, इस साइड करिए, देखो क्या, d ओवर में dt हाफ मेरे पास पड़ा है, हम निकाल क्या रहे हैं, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, हम कण की ऊर्जा निकाल रहे हैं। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे पास हाफ वी स्क्वायर पड़ा है, अगर मैं दोनों इक्वेशन में एम एम का मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी तो 0 के साथ एम का मल्टीप्लाई करा तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर करती हूँ तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 0 इंटू एम करेंगे तो भी 0 आएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या है, किसी क्वांटिटी का या किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 होने का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो चीज़ है वो कैसी है, कांस्टेंट है, यही मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एनर्जी जो है वो अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस केस में उस पार्टिकल की एनर्जी कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, हम निकाल क्या रहे थे, एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की एनर्जी कैसी रहेगी, नियत रहेगी, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा एनर्जी। ये उस वाले टॉपिक के साथ ही था, तो मैंने अभी बता दिया। तो हमने किया क्या, सिंपल क्यू वी क्रॉस बी एफ होता ही है, और एफ को मैंने फॉर्मूला लिख दिया एम वी। मैंने दोनों साइड वी का डॉट प्रोडक्ट लगाया, ये वाले फॉर्मूले से 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 होगा। अगर ये 0 है तो डी वी ओवर में डी टी कैसा है, वी डॉट डी वी ओवर में डी टी 0 है, तो उसको मैं यूँ लिख सकती हूँ। फिर मैंने सिंपल हाफ को अंदर भेज के एम एम का दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया और मेरे पास एनर्जी बन गई, जिससे मुझे पता चला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कैसे होती है, कांस्टेंट रहती है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमने क्या किया है अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवाया। अगर पैरेलल था तो आपको पता है जब पैरेलल मूव करता है, जब हम कल ने हेलिकल किया था तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मोशन पे, इसीलिए पैरेलल नहीं किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ई और बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मोशन कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे हो, परपेंडिकुलर, इस तरीके का। ठीक है, ये मान लिया जेड एक्सेस में हम ले रहे थे ना बी जेड, तो मैंने वाई में ले लिया ई वाई, ये ई है, और वेलोसिटी मैंने तीनों पॉसिबल डायरेक्शंस में ले ली। तब पार्टिकल के मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैंने सीधा लिख दिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या हो, ई और बी। ठीक है, यानी कि ई और बी दोनों कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। तो देखो मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई में। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ले लूंगी, ई वाई जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरीके से मान लिया। ठीक है, और बी वेक्टर को मैंने ले लिया बी जेड के कैप। पार्टिकल का मास मैंने ले लिया m और चार्ज ले लिया q। अब देखो ये y में है, ये z में है, तीनों दोनों एक्सेस क्या है, परपेंडिकुलर ही होंगे। वैसे भी आपको पता है ये तीनों एक्सेस क्या आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम टॉपिक में कर रहे थे कि पार्टिकल किस तरीके से मोशन कर रहा है, जब ऐसे फील्ड में मोशन कर रहा है जब e और b दोनों कैसे हो, आपस में परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर ही हो गए। अब मैंने वेलोसिटी v ले ली, वेक्टर लगा देना, वेलोसिटी ले ली वी एक्स आई कैप
प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जो है वो क्या लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखो तो वो क्या लगता है Q इंटू वी। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से मैंने ले लिया, मैं ये एक चीज समझाने के लिए कर रही हूँ, ये ई वाई है, ये बी जेड है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और वेलोसिटी तीनों पॉसिबल डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी के मैंने तीनों कंपोनेंट दिए। तो देखो जब t इक्वल्स टू 0 था, जब मैंने मान लिया कि वेलोसिटी v जो है 0 है, उस केस में देखो वेलोसिटी v 0 है, लेकिन फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या है q e, यानी कि v का कोई काम ही नहीं कर रहा, फैक्टर ही। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे फील्ड में पड़ा है वो मूव नहीं कर रहा है, ऐसे फील्ड में पड़ा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, t इक्वल्स टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होगा। मान लो चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, अब जैसे ही ऊपर की ओर जा रहा तो इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी 0 से कुछ ना कुछ बढ़ी, अब वेलोसिटी बढ़ने से v आने से मैग्नेटिक फील्ड भी काम करेगा, तो इसका मतलब इसका पाथ यूं ना होकर के कुछ यूं हो जाएगा। तो मैं इस चीज में आपको बस ये बताने की ट्राई कर रही हूँ कि मैं आगे यूज करूंगी कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा उस टाइम पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूज करूंगी, ये तब ना बताना पड़े, इसीलिए अभी बताया। तो देखो अब मेरे को पता है कि फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण E प्लस वी क्रॉस बी इंटू क्यू, यही होता है। तो ये फोर्स निकाल लेते हैं। अब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या है, Q, E की वैल्यू क्या है मेरे पास, E वाई जे कैप प्लस V क्रॉस B, देखते हैं क्या आएगा, V क्रॉस B, I कैप जे कैप K कैप वी एक्स वी वाई वी जेड बी जेड 0 0, यही है। तो देखते हैं V क्रॉस B क्या आया, I कैप वाले का करते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, वी वाई वी जेड आई कैप, यही बनेगा। ये वाली दो लाइंस कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका माइनस में 0 है तो 0 लिखा नहीं, और माइनस का मैं प्लस का जे कैप कर देती हूँ, ये हटाया, पहले इनका मल्टीप्लाई किया फिर इसका कर दिया, तो ये माइनस में बन जाएगी ये टर्म। ये वेक्टर प्रोडक्ट तो आपको, ये क्रॉस प्रोडक्ट तो आता है, इसीलिए मैंने आपको इतना इसमें कुछ बताया नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है, ये मुझे पता है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट पता है। अब के कैप का करते हैं, तो ये दो लाइंस गई, इनका 0 प्लस का 0 के कैप, तो मेरे पास वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। वो क्या आई है वैल्यू मेरे पास, वी वाई बी जेड आई कैप माइनस जे कैप क्या पड़ा, वी एक्स बी जेड। ठीक है, जैसे कल किया था मैग्नेटिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा था, तब हमने वेलोसिटी को पहले सिर्फ वी एक्स और वी वाई के अलोंग, एक्स वाई प्लेन के अलोंग लिया था। तो हमने क्या किया था, डी वी एक्स ओवर में आई कैप जे कैप इन कंपोनेंट्स का कंपैरिजन करके लिखा था, वैसे ही अभी करते हैं। तो देखो अब करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एम डी वी ओवर में डी टी लिख सकते हैं फोर्स को। तो मैं इस एम का डिवाइड लगाऊंगी और v की जगह मैं ये पुट कर दूंगी वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, तो देखते क्या बनता है। तो मैं सीधा लिख देती हूँ, d ओवर में डी टी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप इक्वल्स टू, क्यू था यहाँ पे एक m था, एम वी था ना, एम डी वी ओवर में डी टी, तो वो m का मैंने डिवाइड लगा दिया। अब मैं पहले आई कैप वाली टर्म को लिख देती हूँ, आई कैप वाली टर्म को क्या है, वी वाई बी जेड, वी वाई बी जेड आई कैप प्लस एक मेरे पास तो पड़ा था ई वाई का जे कैप के लिए, ई वाई जे कैप और माइनस में वी एक्स बी जेड, तो मैं क्या कर देती हूँ, माइनस वी एक्स बी जेड जे कैप कॉमन ले लिया। तो अब मैं अगर कंपैरिजन करूं, ऑन कंपेयरिंग करूं, तो मैं आई कैप वाले की कंपेयर करती हूँ, तो मेरे पास वी एक्स की एक डी वी एक्स ओवर में डी टी की एक वैल्यू आएगी, जो कि क्या होगी, क्यू ओवर में एम वी वाई बी जेड। सिमिलरली डी वी एक्स ओवर में डी टी की एक वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डी वी वाई ओवर में डी टी की, तो वो वैल्यू क्या आई, क्यू ओवर में एम
ई वाई माइनस बी एक्स बी जेड। एक और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डी वी जेड ओवर में डी टी। केप कैप वाले का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर के कैप है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरो आया। इसका मतलब क्या है, मेरे पास वी जेड क्या है, कांस्टेंट है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है कि इस वाई डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, तो उस केस में जेड डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रह जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जीरो नहीं कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वी जेड मेरे पास कांस्टेंट आ गया। इसको आप इक्वेशन दे दो फर्स्ट, सेकंड, इसको दे दो आप थर्ड। ठीक है, अब इनका यूज करते हैं। अब देखो क्या है स्टेप्स, आप याद रखना कि जैसे उसमें पहले कंपैरिजन करके हमने डी वी एक्स ओवर में डी टी एंड डी वी वाई ओवर में डी टी निकाला था, वहाँ पे जेड वाला कंपोनेंट हमने नहीं लिया था क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अलोंग मूव करवा रहे थे, तो जेड वाला था नहीं, इसमें जेड वाला है लेकिन जीरो आया, तो वो वाला भी कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इस इक्वेशन 2 का मैं क्या करती हूँ, डिफरेंशिएशन करती हूँ। तो बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, तो देखो मेरे पास क्या आएगा, डी वी वाई ओवर में डी टी, डिफरेंशिएशन किया है तो इनका इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो ई वाई क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, वो हम चेंज नहीं कर रहे, तो ई वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आएगा, वी जेड का करेंगे जीरो आएगा, लेकिन इन फील्ड के कारण वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, इसका मतलब वी एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ आएगा। तो मैं क्या कर देती हूँ, बाकी जीरो वाले टर्म्स को मैंने हटा दिया। ठीक है, ई वाई का किया जीरो आया, वो मैंने लिखा नहीं, बी जेड का किया जीरो आया, मैंने लिखा नहीं। अब माइनस में था माइनस क्यू एम बी जेड डॉट डी वी एक्स ओवर में डी टी, ये जीरो वाली टर्म्स मैंने लिखी नहीं है बस, तो ये टर्म बन गई। अब मेरे पास बाय इक्वेशन 1 वैल्यू पड़ी है, इक्वेशन 1 से मैं जो वैल्यू पुट करूंगी तो डी स्क्वायर वाई नहीं है, वी वाई है, डी स्क्वायर या डी टू वी वाई ओवर में डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ओवर में एम इंटू वी जेड। फिर इसकी वैल्यू देखो क्या पड़ी है, क्यू एम इंटू वी जेड, तो मैं इसका स्क्वायर लगा देती हूँ डॉट वी वाई। अब इस वाली इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर डी टी वी बाई टू डी टू प्लस ये इधर लेके मैं प्लस में कर देती हूँ, क्यू इंटू वी जेड ओवर में एम का स्क्वायर डॉट वी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो कल एक चीज की थी, अगर आपने कल वाला टॉपिक ध्यान से किया हो तो हमने क्या किया था, क्यू वी जेड ओवर में एम को ओमेगा लिखा था, फ्रीक्वेंसी लिखी थी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी थी मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। मैंने कहा था साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 90 होने से sin 91 होगा, तो मैंने क्यू वी भी डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्योंकि वृत्तीय पथ पर हमेशा गति अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड कराता है, तो मैंने उसको एम वी स्क्वायर ओवर में आर के इक्वल है, यहाँ स्क्वायर लगा दिया गलती से, तो उसके इक्वल पुट किया, v से एक स्क्वायर कैंसिल, तो एम वी ओवर में आर इज इक्वल्स टू क्यू बी। वी ओवर में आर क्या होता है, ओमेगा होता है, क्योंकि v इक्वल्स टू ओमेगा आर, वहां से तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आई क्यू बी ओवर में एम, मैंने b की जगह बी जेड लिया है, तो यहाँ से मुझे पता चला था कि मेरे पास ओमेगा की एक वैल्यू है, वो क्या है, क्यू बी जेड ओवर में एम, तो वहां पे मैंने यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास ये ओमेगा बन रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या आई, डी स्क्वायर वी वाई ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बी जेड ओवर में एम का होल स्क्वायर था, मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया इंटू वी वाई था इक्वल्स टू जीरो। अब ये वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कल भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी, उसका हमने सॉल्यूशन लिखा था, वैसे ही आज भी बनती है, तो इसका सॉल्यूशन हम क्या यूज करेंगे, ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ये आपके सेकंड ईयर में एक बुक लगेगी, तो उसमें आपको पता चलेगा ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो अभी के लिए आप डायरेक्ट याद रखो कि इसका सॉल्यूशन क्या है,
और सॉल्यूशन याद रखना, उसमें मैंने सिर्फ इतना इतना पार्ट लिया था। तो इनको आप ध्यान रखना कि मैंने कौन से टॉपिक में सॉल्यूशन कितना लिया, क्योंकि अगर सॉल्यूशन चेंज हुआ तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो वी वाई की मेरे पास एक वैल्यू आई जो कि क्या है, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। तो मैं क्या करती हूँ, ए और बी क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, इनकी वैल्यू निकाल देंगे। ध्यान रखना मैंने मैग्नेटिक फील्ड को बी जेड से शो करा और बी क्या कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। तो देखते हैं अब हम इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो जो हम हमेशा से करते हैं, इनिशियल ले लेते हैं एट टी इक्वल्स टू 0 पे। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब टाइम 0 था उस टाइम वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक फोर्स काम कर रहा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण उसमें वेलोसिटी आई, फिर मैग्नेटिक फील्ड काम करने लगा। तो टी इक्वल्स टू 0 पर वी वाई क्या है, 0। तो मैं ये पुट करूँ तो 0 इज इक्वल्स टू ए, ये दोनों चीज़ें इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ। cos 0 की वैल्यू 1 प्लस b sin 0 की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई एक 0, ये टर्म 0, a की वैल्यू क्या आई 0। तो vy की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में मैं 0 पुट करूं तो मेरे पास क्या आ गया, b sin ऑफ ओमेगा t। ठीक है, इसको एक इक्वेशन देना चाहो तो दे दो, इसको दे दो चाहे तो इक्वेशन 2, यहाँ लिख देना इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन इस तरीके से है, इक्वेशन 2 3 में वैल्यू पुट करने पे। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर दो तो वो आपकी मर्जी है। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो मेरे पास वी वाई एक वैल्यू आई जो कि क्या है, बी साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, मैं क्या कर देती हूँ, इस इक्वेशन को नंबर दे दो आप इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 का क्या कर देती हूँ, सीधा लिख दो, डिफरेंशिएशन कर देती हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4। इसका करने का रीजन क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, b कांस्टेंट है, b पड़ा रहने देते हैं, sin ओमेगा t का करेंगे तो cos ओमेगा t आएगा, डॉट ओमेगा t का करेंगे तो एक ओमेगा आ जाएगा, डॉट dt ओवर में dt तो 1। तो ये sin थीटा का वैसे भी cos थीटा होता है और थीटा मेरे पास ओमेगा t है, तो ओमेगा t का करने से ओमेगा आ गया। तो ये बन गया एक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मेरे पास वी वाई की एक वैल्यू पड़ी है इक्वेशन 2 में। तो देखो क्या कर सकते हैं, मैंने बोला था कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था उस केस में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट के कारण एक फोर्स काम कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं लग रहा। तो इस इक्वेशन 2 में मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 2 एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, Q ओवर में m ई वाई माइनस वी एक्स पी जेड, वी एक्स डी जेड। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 नोट की है और ये इक्वेशन 4 का डिफरेंशिएशन करने से मैंने इक्वेशन 5 नोट कर दी। ठीक है, तो देखो एट t इक्वल्स टू 0 पे टाइम t इक्वल्स टू 0 मैं लूँ तो उस केस में मैं देखती हूँ कि इन दोनों इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं। पहले तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी होने के कारण इनको इक्वेट कर देते हैं, इनकी कंपैरिजन कर देते हैं। तो इक्वेशन 5 किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन 2 के कंपैरिजन करने पे। तो b ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा t इक्वल्स टू q ओवर में m ई वाई माइनस वी एक्स डी जेड इसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। तो हम इनिशियली लेते हैं जब टाइम t था, इनिशियली जब टाइम 0 था तो मेरे पास क्या आया था अभी, बी ओमेगा, बी वो कांस्टेंट है, ठीक है, फील्ड नहीं है। तो इसको कहीं 0 मत कर देना कि मैग्नेटिक फील्ड तो काम नहीं कर रहा था, वो बी जेड है। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी जेड से शो करा, बी कांस्टेंट है, बी ओमेगा। cos ओमेगा t था, t की वैल्यू 0 है यानी कि cos 0 आया, तो cos 0 लिख देते हैं इक्वल्स टू q ओवर में m ई वाई माइनस वी एक्स बी जेड था। अब इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मेरे पास वेलोसिटी क्या है, 0 है। वो वी एक्स मैंने इसलिए शो किया था आपको पता चले कि यहाँ पे वी एक्स था, इसीलिए मैंने 0 पुट किया। तो वी एक्स टी इक्वल्स टू 0 पे 0 होने पे ये टर्म 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या बना, b ओमेगा इज इक्वल्स टू q ई वाई ओवर में m
माइनस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो मेरे पास कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ए लेट किया था जिसकी वैल्यू 0 निकाल दी। दूसरा कांस्टेंट मैंने जो बी किया था उसकी वैल्यू अज्यूम किया था, उसकी वैल्यू मैंने एक और निकाल दी बी की। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी नो दैट ओमेगा की वैल्यू पड़ी है मेरे पास क्यू बी जेड ओवर पे एम, यही थी फ्रीक्वेंसी। तो इस ओमेगा की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आई? क्यू ई वाई ओवर में एम डॉट, इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर रही हूँ तो क्यू से क्यू, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई? ई वाई ओवर में बी जेड का। तो मैंने जो दोनों कांस्टेंट अज्यूम करे थे ए और बी, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में उन दोनों के मैंने वैल्यूज फाइंड कर दी। एक तो मेरे पास 0 आ गया, दूसरा मेरे पास क्या आया? ई वाई बी जेड, ई वाई ओवर में बी जेड। अब ये डिफरेंशिएशन करने का रीज़न यही था कि दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके मैं एक कांस्टेंट की वैल्यू तो निकाल दी थी, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दूँ। तो अब अगर मैं दोनों कांस्टेंट की वैल्यू ए इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू ई वाई ओवर में बी जेड इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? वी वाई की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे लिख देते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स a एंड b इनटू इक्वेशन को मैंने क्या नंबर दिया उसमें? इनटू इक्वेशन 3। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई वी वाई की? वी वाई की क्या वैल्यू आई मेरे पास? a की 0 थी तो मैं वो 0 a cos ओमेगा टी को लिखती नहीं, b की वैल्यू लिख देती हूँ। वहाँ पे क्या था? b साइन ऑफ ओमेगा टी, यही था, तो मैं वो पुट कर देती हूँ ई वाई इंटू बी जेड साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो, क्या चल रहा है इक्वेशन नंबर अभी? 6। ये इक्वेशन ध्यान रखना, ठीक है। मैंने वेलोसिटीज दो निकाल दी हैं। एक तो इक्वेशन 3 से आई थिंक जिसमें वी जेड की वैल्यू मेरे पास क्या है? कांस्टेंट आई थी। एक मेरे पास वी वाई की आ चुकी है। अब मुझे रह किसकी की निकालनी? वी एक्स की। तो वी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो वी एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन 2 पड़ी है एक, वो क्या थी? देखो डी वी वाई ओवर में डी टी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर में एम ई वाई माइनस वी एक्स बी जेड। ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी। और मेरे पास क्या है? वी वाई, यहाँ से मैं क्या करती हूँ? वी एक्स की वैल्यू निकाल देती हूँ। वी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? इस क्यू बाय एम को इधर भेज देती हूँ, एम ओवर में क्यू, क्यू बाय एम था ना, एम ओवर में क्यू डी वी वाई ओवर में डी टी ई वाई। तो यहाँ से मैं वी एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ? इसको इधर ले आती हूँ और बी जेड का मैं डिवाइड लगा दूंगी, ई वाई ओवर में बी जेड माइनस एम ओवर में क्यू बी जेड डी वी वाई ओवर में डी टी। देखो क्या किया है, इस वाली इक्वेशन को मैं इस साइड लेके आई हूँ, ये नेगेटिव में हो जाएगा, वी एक्स बी जेड प्लस का आ जाएगा। मुझे वी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इधर लाने के बाद मैंने बी जेड का डिवाइड लगा दिया। 2 स्टेप लिखना चाहो तो 2 लिख दो, 1 लिखना चाहो तो काफ़ी है, तो मैंने डिवाइड लगा दिया। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ? वी एक्स की वैल्यू मेरे पास वी वाई की टर्म में पड़ी है, ई वाई बी जेड माइनस एम क्यू बी जेड। अब मेरे पास डी वाई ओवर में डी टी की 2 वैल्यूज पड़ी है, एक तो ये इक्वेशन से, और दूसरी जो मैंने अभी वी वाई का सोल्यूशन निकाला था, मेरे पास वी वाई की वैल्यू क्या थी? ई वाई ओवर में बी जेड साइन ऑफ ओमेगा टी। तो मेरे पास जब ये इक्वेशन पड़ी है तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ? डी वी वाई ओवर में डी टी निकाल सकती हूँ, जो कि क्या आएगा? ई वाई बी जेड, बी का डिवाइड में ये जेड है, बी के पैरों में ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ध्यान रखना कि इसमें ये वाली वैल्यू मत पुट कर देना, अगर यही पुट करनी है तो फिर से हमने यूज क्यों की थी ये इक्वेशन। तो मैं क्या करती हूँ, जो सॉल्यूशन मैंने निकाला था अभी वी वाई का, आई थिंक वो इक्वेशन 6 थी, उससे डी वी वाई ओवर में डी टी निकालते हैं।
तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, ई वाई ओवर में बी जेड डॉट ओमेगा, ये साइन की जगह कोस आएगा क्योंकि वहां पे वो साइन था ना, साइन थीटा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस आएगा, ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी। देखो ये ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन में उसी वी वाई को मत लिख देना। अब यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, ई वाई ओवर में बी जेड कॉमन ले सकती हूँ। ये एक वैल्यू पड़ी है मेरे पास, मेरे को क्या पता है, चलो कॉमन लेने से पहले एक काम ही कर देते हैं, माइनस वी नो दैट कि ओमेगा क्या है, क्यू वी जेड ओवर में एम। अगर ये उल्टा पड़ा मतलब रिवर्स में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई वाई बी जेड ओवर में ओमेगा बन जाएगा, ये उल्टा है, डॉट ओमेगा, इस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कोस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस ई वाई को कॉमन ले लेती हूँ, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू ई वाई ओवर में बी जेड कॉमन ले दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, इधर ई वाई ओवर में बी जेड पड़ा इनटू कोस ऑफ ओमेगा टी बचता है, तो क्या बचा 1 माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी, और वी वाई क्या है, ई वाई ओवर में बी जेड साइन ऑफ ओमेगा टी, और वी जेड क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। तो ये क्या निकल आई, वेलोसिटी निकल आई। अगर पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसे फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी आ गई। अब अगर मैंने जैसे उसमें इक्वेशन ऑफ पाथ निकाली जिसमें एक्स वाई की टर्म में थी, वैसे ही अगर मैं इसका पाथ निकालूं तो देखो क्या आएगा। मैं क्या करती हूँ, इन इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करती हूँ, तो मेरे पास एक्स वाई और जेड की टर्म में आ जाएगा। जेड का तो मैं अभी बता देती हूँ, इसको जो मैं लिख सकती हूँ ना, डी जेड ओवर में डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल्स टू तो 0 आ ही जाएगा। बड़ा रहने दो एक बार, देखो इंटीग्रेशन करते हैं पहले, इस वाले का करते हैं, वी एक्स इज इक्वल्स टू ई वाई ओवर में बी जेड 1 माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ डी एक्स ओवर में डी टी, तो मैं इधर सिर्फ डी एक्स कर देती हूँ और डी टी इधर भेज देती हूँ। इंटीग्रेशन करा, ये कैसे करा, मैंने बी एक्स को लिख दिया डी एक्स, बी को क्या लिख दिया डी एक्स ओवर में डी टी, तो डी एक्स इधर पड़ा रहने दिया, डी टी उधर भेज के मैंने इंटीग्रेशन करा, तो यहाँ क्या बन जाएगा एक्स ई वाई ओवर में बी जेड। 1 का करते हो तो डी टी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आ जाएगा। कॉस ओमेगा को करते हो तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का क्या आ जाता है, साइन थीटा डी। इंटीग्रेशन है तो ओमेगा डिवाइड में प्लस कोई कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट सी ले दिया, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले दिया। अब एट टी इक्वल्स टू 0 पर एक्स कैसा आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो उस केस में अगर आप सी की वैल्यू देखो तो क्या आएगी, एक्स 0 है, टी 0 है, साइन ओमेगा टी यानी कि साइन 0 भी क्या है 0, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0। तो एक्स कैसा आ जाएगा, ई वाई ओवर में बी जेड इंटू टी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर में ओमेगा। ये किसकी इक्वेशन होती है, साइक्लोइड की। अब हम क्या करते हैं, ये x की टर्म में निकल आया, सिमिलरली y का निकाल देते हैं। मेरे पास वी वाई की वैल्यू पड़ी है जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वाई ओवर में डी टी इक्वल्स टू ई वाई ओवर में बी जेड साइन ऑफ ओमेगा टी। इंटीग्रेशन कर देते हैं फिर से, डी टी इधर भेज देंगे तो ये तो y आ जाएगा, इसका करेंगे तो देखो क्या आएगा, ई वाई ओवर में बी जेड। साइन का करते हैं तो आएगा माइनस का कोस थीटा, ओमेगा टी का करते हैं तो ओमेगा डिवाइड में प्लस को इंटीग्रेशन कांस्टेंट 0 ले सॉरी डी ले लेते हैं। अब जैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू इसमें निकाली थी वैसे ही एट टी इक्वल्स टू 0 वाई 0, तो ये टर्म भी 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका मतलब अब इंटीग्रेशन में ये जो सी डी है इसकी वैल्यू आएगी क्योंकि cos 0 1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 इज इक्वल्स टू माइनस ई वाई ओवर में बी जेड ओमेगा भी एक पड़ा है इंटू 1 प्लस डी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का बन जाएगा ई वाई ओवर में बी जेड ओमेगा। तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, ई वाई ओवर में बी जेड ओमेगा
cos ऑफ ओमेगा टी माइनस में प्लस डी की वैल्यू मेरे पास आई है एक ई वाई ओमेगा बी जेड। तो मैं क्या करती हूँ ई वाई ओवर में ओमेगा बी जेड कॉमन ले लेती हूँ, 1 माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी वाई आ गया और एक्स क्या आया ई वाई ओवर में बी जेड इंटू टी माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी ओवर में ओमेगा। अब हमें किसका निकालना है, जेड की निकालनी है। तो देखो मेरे पास क्या था डी वी जेड ओवर में डी टी क्या था, जीरो था, यही थी इक्वेशन फर्स्ट। वहां पे डी वी जेड ओवर में डी टी जीरो है, तो यानी कि क्या है डी जेड जो है कांस्टेंट है। अगर डी जेड कांस्टेंट है, यही बना था, तो देखो डी वी जेड ओवर में डी टी जीरो है, इसका मतलब क्या है वी जेड कैसा है, कांस्टेंट टर्म की बात है। अगर मैं टाइम t इक्वल्स टू जीरो लूँ, उस टाइम पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे थी, जीरो थी, यानी कि वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों जीरो है। तो टाइम t इक्वल्स टू जीरो पर वी जेड की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है जेड डायरेक्शन में जो पोजीशन में चेंज हुआ वो भी जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड क्या है जीरो है। अगर वी जेड जीरो है तो ऑब्वियसली जेड में भी जीरो चेंज आएगा, क्योंकि हमने क्या माना पार्टिकल अभी यहीं पड़ा है, ये ओरिजिन होता है, तीनों एक्सेस के लिए 0,0 है, जिसको हम ओ लिखते हैं। अगर ये 0,0 है, वी जेड भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या है जेड डायरेक्शन में जेड एक्सेस के अलोंग जो पोजीशन में चेंज हुआ वो भी नहीं हुआ, तो जेड भी क्या है जीरो। तो ये जो इक्वेशंस है ये किसको शो करती हैं, साइक्लोइड की इक्वेशन को। ठीक है, आपको ये साइक्लोइड वगैरह की इक्वेशंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो किस तरीके से होता है साइक्लोइड, ऐसा होता है, ये बी जेड, ये ई वाई, और ये क्या है साइक्लोइड पार्टिकल यूं मूव करता है, तो साइक्लोइड कुछ इस तरीके का होता है यूं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब इनिशियली वो ऊपर की ओर, जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था तो वो ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर रहा था, लेकिन उस टाइम उसमें वेलोसिटी आने से बी जेड की इफेक्ट के कारण उसकी मोशन कुछ ऐसे होगी। ये क्या साइक्लोइड की इक्वेशंस है और साइक्लोइड ऐसा होता है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। हमने सिंपल इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से यूज़ किए हैं, और इन चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होना। इसको एक बार फिर से आप वीडियो को देखना, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, आई थिंक सो। सो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।